अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान नाजरीन आज दूसरा टेस्ट मैच जारी है और पहला दिन है और पाकिस्तान को बदतरीन शिकस्त का सामना हुआ था इससे पहले टेस्ट में। और अगर हम देखते हैं तो आज हमारा जो मतलब एक अब्दुल्ला शफीक जो हमारा ओपनिंग बैट्समैन था वो तो तकरीबन मामूली से रन्स बनाकर, छोटे मोटे से रन्स बनाकर आउट हो गए। दूसरी जानिब अगर हम देखते हैं तो हमारे कप्तान शान मसूद भी कुछ ज़्यादा रन्स ना बना पाएंगे, सिर्फ 3 रन्स बनाकर वो भी आउट हो गए। अगर हम देखते हैं तो उसके बाद साइम अयूब आज कहीं ना कहीं मतलब बेहतर नज़र आ रहे हैं, क्रीज ऑक्यूपाई की रखी है। और अगर दूसरी जानिब देखें तो कामरान गुलाम भी उसी मोमेंटम के साथ जो है वो कायम है और एक पार्टनरशिप जारी है साइम अयूब और कामरान गुलाम के दरमियान। तो अब देखना यह है कि पिच क्या डिमांड करती है, पिच कितनी मुश्किल होगी इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम तो पिच ने हमें बहुत मुश्किलात पेश की थी और मुश्किलात पर मुश्किलात जो है वो हमें इंग्लैंड ने पेश कर दी थी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सेट पर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, आपके फेवरेट इमरान सुहेल साहब। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। इमरान साहब, आपने पिच के बारे में कुछ कहा था लास्ट टाइम कि ये पिच जो है ना ये तंग करेगी, और उसने तंग मतलब बहुत ज़्यादा किया और मुश्किलात भी पेश आईं। फिर आपने बोला कि स्पिन को फ़ायदा होगा कहीं ना कहीं अगर हम बाद में जाकर देखते हैं, और वो उसको कहीं ना कहीं माइंड में रखते हुए सेम पिच के ऊपर हम 5 स्पिनर्स के साथ ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ देखा जाए तो 7 कैसे शुरू से गिनले सामी भी बॉलिंग करते हैं, साउथ शकील भी बॉलिंग करते हैं, सलमान अली आगा भी बॉलिंग करते हैं। साउथ शकील मतलब उनको ऐसा बॉलर तो नहीं लेंगे। आपने पिछले मैच में बॉलिंग करवाई थी ना? हाँ, तो जब बॉलिंग करवाई थी तो आप बॉलर गिने ना, 7 स्पिनर खेल रहे हैं आपके पास। हाय हाय, ये इतने ज्यादा स्पिनर इतना सीरियसली कैसे ले लिया? मतलब क्या माइंड में है, पिच क्या डिमांड कर रही है? देखिए सेम पिच है पिछले मैच वाला। दिस इज फर्स्ट टाइम मैंने देखा पाकिस्तान में कि टेस्ट शायद पहले कभी हुआ मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी क्रिकेट के होश में तो यही कि आपने सेम पिच पे मैच खेल लिया। हाँ। और इस दफा पिच थोड़ा डिफरेंट पिच तैयार किया गया और पिच 10वें ओवर में ही टूट गया। मगर आपने स्क्रीन में देखा और जितने लोग अभी हमें सुन रहे हैं वो देखें तो पिच जो है वो जहाँ पर बॉलर बैट्समैन खड़ा होता है और जहाँ पर बॉलर का पाँव पड़ता आके उस जगह से वो क्रैक हो जाए, बाकायदा मिट्टी के टुकड़े वहाँ से निकल आए हैं। और अगर स्क्रीन पे देखते हैं तो वो दिखाई देते हैं और बार बार बैट्समैन साफ करते हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि तीसरे दिन आई थिंक सो कि दूसरे दिन भी ये पिच स्पिनर जो है वो अनप्लेबल होंगे, आप खेल नहीं पाएंगे स्पिनर्स को। आज पाकिस्तान पहली इनिंग खेल रहा है और आपने पहली इनिंग में ही चमत्कार देखा स्पिनर्स का कि लीच ने आते ही 2 आपके बैट्समैन उड़ा दिए। उसके बाद में क्रेडिट गोज टू बैट्समैन, कम बैक किया साइम अयूब ने और कामरान गुलाम का डेब्यू कामरान गुलाम का बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आज आपको इस मुश्किल पिच के अंदर अगर ये दिख रहा है कि कामरान गुलाम ने अभी अपने 74 आई थिंक प्लस रन पे वो खेल रहा है, इसका मतलब है कि इससे पहले उसको ना खिलाना बहुत बड़ी ज्यादती हुई पाकिस्तान के साथ। उसके साथ तो चले बहुत सारे प्लेयर्स के साथ तो हमेशा इस क्रिकेट बोर्ड करता है, सेलेक्टर्स करते हैं लाइकिंग और डिसलाइकिंग, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ कितनी ज्यादती की। कामरान गुलाम ने आते ही साबित कर दिया कि उसको गलत बाहर बिठाया हुआ था। अच्छा, अब देखें उसकी जगह पे बाहर निकला कौन है? बाबर आजम। बाबर की जगह पे वो स्कोर कर रहे हैं। और जो इंग्लिश कमेंटेटर, जो इंग्लिश एक्सपर्ट या पाकिस्तानी एक्सपर्ट ये बात कर रहे थे कि बाबर को निकाल दिया, आपकी अकल ठीक नहीं है, आप बेवकूफ़ हैं, आप जाहिल हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि हमने जो इन लोगों को रोक रखा है ना, हम उस वजह से जाहिल हैं। बाबर की इस वक्त क्या फीलिंग होगी कि बाबर के नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम रन्स करता जा रहा है और बाबर तो यहाँ पर इतना वक्त जाया करते ही नहीं थे, वो तो आउट हो जाते थे। ये तो मतलब खुला तजाद है कि ऐसी सिचुएशन में जहां पर बाबर आजम यहाँ पर आते थे और जनाब वो तो मतलब 3-4 रन्स बनाकर वक्त जाया किए बगैर चले जाते थे, लेकिन उनके नंबर पर खेलने वाला कामरान गुलाम एक कल का बच्चा आज यहाँ पर आकर इतने रन्स करता जा रहा है। मतलब 74 रन उसके बन गए थे अब तक, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो गए। तो बाबर को इनसिक्योरिटी नहीं हो रही होगी? कल का बच्चा नहीं है वो, 2013-14 वाला अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, तब वो 19 साल का था, आज उसकी उम्र 29 साल है। देखिए हमारे लिए तो मतलब जो खेला नहीं होता वो बच्चा ही होता है। आप ये कह सकती हैं कि उसको इतने साल टीम से बाहर रखा उस बच्चे को, और आज वो बड़ा हो गया है और आगे टीम में आगे बता रहा है कि उसके साथ ज्यादती हुई है। सो अगर आज वो डेब्यू पे 100 कर जाता है तो ये एक तमाचा होगा पाकिस्तान के क्रिकेट कल्चर के ऊपर, जो क्रिकेट बोर्ड का कल्चर है, जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, उसके ऊपर बहुत बड़ा तमाशा होगा। और उन लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी कि क्यों, वाई, आपने क्यों इसको, आप इसकी बात करें कामरान गुलाम की, अभी ऐसे बहुत सारे हीरे आपके पास हैं जो बाहर बैठे हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि लेजेंड्स बाहर हों
ना कुछ करके तो हम अंदर आए और हम अंदर आए और हम बताएं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। हाँ। देखिए बहुत मुश्किल पिच है। मैं पिच के बारे में बता दूं कि ये जो पिच है, अगर आपने कुछ विजुअल्स देखे हों कि दोनों साइडों पे बड़े बड़े पंखे लगाकर और इसको ड्राई किया जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे बताएं कि या तो इसके ऊपर इतना पानी लगा दिया गया था और फिर रूल किए बगैर इसको ड्राई किया गया। अच्छा, ये हमने अपनी तरफ से ना इंडिया से खुद को बेहतर करने की कोशिश किया, जरा बड़े पंखे हमने लगा दिए, क्योंकि जब इंडिया पेडस्टर फैंस के साथ पिच ड्राई कर रहा था ना तो हमने बहुत मजाक उड़ाया। अच्छा, ये पंखे लगाए क्यों? क्या आपसे पानी ज्यादा लग गया था पिच के ऊपर, कंट्रोल नहीं हुआ, या आपने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू लगाया? क्योंकि जब आप पानी ज्यादा लगाते हैं ना तो आप पिच को ड्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ग्रास आपने पहले उड़ा दिया सारा, बिल्कुल उड़ गया ग्रास। पहले थोड़ा बहुत ग्रास था, इस दफा ग्रास नहीं है, बिल्कुल भी ग्रास नहीं है, क्लीन शेव कर दी, बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया। सही कहा आपने। और दूसरा, उसको पानी लगाया, पानी लगाने से क्या फायदा हुआ कि जब वो ड्राई होगा ना तो ऊपर भुरभुरी मिट्टी जो है ना वो ऊपर आ जाएगी, और जब उसको रूल करेंगे तो मजीद जो है वो विकेट क्रैक्स आएंगे, विकेट फटेगा और स्पिनर्स को फायदा होगा। और ये जो जाल बिछाया है ना पाकिस्तान क्रिकेट के नए आने वाले दो दिग्गज जो 4 लोग आए हैं, उन्होंने ये जो क्लब क्रिकेट हम खेलते हैं ना, डोमेस्टिक क्रिकेट, उससे ये फार्मूला उठाया। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अपने माजी में जितने भी टेस्ट जीते हैं ना वो स्पिन बॉलर्स का जाल बिछा के जीते हैं। आज इंडिया फास्ट बॉलर्स को खिलाकर और उनको दिखाकर, अश्विन चलो एक सीजन स्पिनर है तो वो आउट जहाँ चाहे कर लेता है, लेकिन इंडिया ने भी हमेशा स्पिनर्स खिलाकर मैच जीता, स्पिन विकेटें खिलाकर हर टीम को हराया। तो आकिब जावेद ने और अलीम डार ने ये सोचा कि आप क्यों ये नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात कहूँ, आप इतना डर गए हार से, इतना डर गए कि दिस इज द लास्ट चांस, ये आखिरी चांस है। अगर आप यहाँ भी नहीं जीते ना, मेरी नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान कम बैक करेगा। अगर आप यहाँ पर भी नहीं जीते ना तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरी बात सुने, आप इतने फिर ये मैं जनाजा दिल बर्दाश्ता ना हो, इतने खौफनाक जो है वो गुफ्तगू ना करें, ऐसा नहीं होगा। देखें, हमारे इस वक्त नए प्लेयर्स हैं, ये बिल्कुल एक नई टीम है, इसके अंदर कुछ ही ऐसे प्लेयर्स हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। वो भी ऑलमोस्ट समझ लें कोई बहुत पुराने प्लेयर्स तो नहीं है। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद या रिजवान के अलावा अगर हम बात करते हैं, अभी मतलब एक नए प्लेयर्स हैं। अगर इन केस ये हार भी जाते हैं तो मुझे जहां तक लगता है इन प्लेयर्स में इतनी पोटेंशियल है कि ये लड़कर हारेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक एज होगा, हम ये कह सकते हैं कि यार यहाँ पर जो हमारे टॉप परफॉर्मर्स, देखें एक बाकायदा तौर पर ये इंग्लैंड पाकिस्तान का मुकाबला नहीं है, ये पाकिस्तान की न्यू टीम का पाकिस्तान की ओल्ड टीम के साथ मुकाबला है, क्योंकि सेम पिच के ऊपर हमारे टॉप प्रोफेशनल्स कुछ नहीं कर पाए हैं। और यहाँ पर जो हमारे एक ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका डेब्यू हो रहा है, जो पहली बार हमें नजर आ रहे हैं, वो जब परफॉर्म करेंगे ना तो अगर वो हार भी जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंसेस जवाब दे रही होंगी। अब नए प्लेयर किनको कह रही हैं आप? जिनको पहले मौका नहीं मिला, कामरान गुलाम को नहीं मिला, बाकी सबको मौका मिल रहा है। और वो मैं पहले भी आपको पिछले प्रोग्राम में कहा था कि आप 10 मैच, साजिद खान को इस बार देखें उन्होंने मौका दिया है, उसके साथ अगर हम देखिए किसी वजह से नहीं आने दिया गया था ना, तो मौका तो मिला है ना, अब वो मजबूरी बन गए ना, मौका नहीं मिला, मजबूरन खिलाया है, जाहिद को भी मजबूरन खिलाया है, सबको मजबूरन खिलाया जा रहा है कि बहुत जलालत हो गई, बहुत मार पड़ गई, मीडिया से मार पड़ गई, लोगों से मार पड़ गई, अब और मार बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं आपको बता दूं, अगर अब अल्लाह ना करे ये दोनों टेस्ट मैच आप फिर हार गए ना तो आपको क्रिकेट बोर्ड से कोई बहुत बड़ा शख्स सरेंडर कर जाएगा। अब आप मेरे अल्फाज समझ आए कि अगर जीत बहुत जरूरी है अब यहाँ पर, अब जीत आपके मुल्क के लिए जरूरी नहीं है, क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोगों के लिए जीत जरूरी है। चले मेरी उन बड़ी शख्सियत से रिक्वेस्ट है कि चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल होने दें, पहले ही हम बेयारो मददगार बैठे हैं यहाँ पर, हमारे मतलब कप्तान नहीं है ओडीआई का, T20 का, टेस्ट के कप्तान के बारे में हर चीज में यूटर्न दिखाई दे रहा है आपको। जिसको आपने रखा आप उसको निकाल रहे हैं, जिसको आपने निकाला अब आप उसको रख रहे हैं। मुझे बताएं, अभी ये फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज आपने सिलेक्शन कमेटी बदल दी। आपने यूसुफ गए, आपने आकिब को रख लिया, अलीम डार को रख लिया, अजहर को रख लिया, आपने इनको ड्यूरिंग टेस्ट सीरीज रखा। अगर आपने बाबर को निकालना था ना तो टू बी वेरी फ्रैंक आपको ये करना चाहिए था कि उसको पहले मैच से बाहर निकालते। आपने अगर शान मसूद को कप्तानी से हटाना था ना तो उसको इस सीरीज से पहले हटाते। आपने बता दिया, अब उसको कहा हुआ कि यार इस सीरीज के बाद तुम कप्तान नहीं हो। अब वो आज उसकी बारी देखी आपने, कितने प्रेशर में वो खेल रहा था और कितना उदास चेहरा था उसका।
अच्छा, अब हम चेहरे तो देखें नहीं ठीक कर सकते हैं क्योंकि इतने मौके तो दिए हैं। मैं ऑनेस्टली देखें, मेरी बात सुने इमरान, आई टोटली रिस्पेक्ट योर पॉइंट एंड आई नो यू आर टॉकिंग ड्यू टू सम रेफरेंस और समथिंग दैट इज इन द बैकग्राउंड, ठीक है। लेकिन मैं ऑनेस्टली एक बात करूं, अभी जितने चांसेस हमने अपने प्लेयर्स को दिए हैं ना, शान मसूद की बैड लक ये है कि हमने एक टेस्ट खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके 10 महीने बाद जाकर आप समझ लें कि हमें मौका मिला कि हम दोबारा टेस्ट मैच खेलें। आई गेस 10 महीने का गैप आया था टेस्ट के दरमियान। तो इतने लंबे गैप के बाद, जिसमें पहले भी उनकी हार थी, उसके बाद भी उनकी हार थी, उनको बहुत ज़्यादा मौका तो मिला ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि शान मसूद कोई नए प्लेयर तो नहीं है, शान मसूद तो पहले भी खेलते आ रहे हैं। और मैं एज ए प्लेयर की बात नहीं कर रहा, मैं एज ए कैप्टन की बात कर रहा हूँ कि आपने पहले उसको एक अच्छा सा तोहफा दिया, हालांकि वो डिजर्व नहीं करता था कप्तानी के लिए। आपने कहा आओ शरीफ सा बच्चा है, इंग्लिश बोलनी आती है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो इसको कप्तानी दे देते हैं। इंग्लिश की वजह से वैसे कप्तानी दी थी, प्रोफेसर लगाने थे। देखिए एक माइंडसेट ये भी है कि यार ये बॉल अच्छा लेता है, मीडिया को अच्छा हैंडल कर लेता है, हमें उल्टा जवाब नहीं देता। अब उल्टा जवाब नहीं देता, ये भी एक पॉइंट आपके प्रोग्राम, ठीक है। अब ये इसी से मैं एक चीज जोड़ देता हूँ, जो जवाब देता है लेफ्ट हैंड बैट्समैन, फखर की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। जिसने उल्टा जवाब दिया आपने उसको शोकाज नोटिस दे दिया कि भाईजान आप क्यों बोले। हाँ। मेरे एक बात समझनी होगी, जो तनकीद होती है ना जायज, उसको सुन लेना चाहिए, उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। आप अपना जरा देखें, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, वुमेन्स एक सीरीज हुई थी पाकिस्तान की और साउथ अफ्रीका की। आपने एक कमेंटेटर को एक सिर्फ नेगेटिव बात करने पे आपने उसको एज ए कमेंटेटर उस सीरीज से निकाल दिया था। हाँ। आज बताएं, आपके तो लाइव बैठ के नासिर हुसैन और इंग्लैंड कमेंटेटर आपके पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की बुराई कर रहे हैं, आपकी टीम की बुराइयां कर रहे हैं, तो क्या आप शो का नोटिस देंगे? ये तो आपकी होम सीरीज है, ये तो पैनल भी आपने बनाया, आपके पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठ के पाकिस्तान के क्रिकेट सिस्टम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, प्लेयर के ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आप उनको भी शो का नोटिस दे देना। तो ये कल्चर खत्म कर दें। अगर आपके ऊपर तनकीद नहीं होगी, आपको पता भी नहीं लगेगा क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। देखें, अगर आज मैं एक स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ, मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ इस फैसले को जो फ़खर ज़मान को जो जिस तरह से शो कॉज नोटिस दिया गया, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर आज ये एक फ़खर ज़मान को अलाउ करेंगे ना कि वो बात कर दें सच, या जो उनके दिल में है वो उसका इजहार कर दें, तो फिर कल को जितने लोग डर के मारे खामोश हैं वो भी उठ खड़े होंगे, और अगर सब खड़े हो गए तो फिर बोर्ड में जो लोग छुपे बैठे हैं ना इतने सालों से, वो बैठे नहीं रहेंगे। सच को दबाने से क्या आपको लगता है आपको जीत मिल जाएगी? आप सच बोलने दें लोगों को। देखिए मोहसिन नकवी साहब इतने एक्सपीरियंस नहीं है क्रिकेट के अंदर, हो सकता है कि उनको अब तो उनको बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा। अब हार के ना तो सबको एक्सपीरियंस हो जाता है। अब उनको लोगों से सुनना चाहिए बातों को। देखिए ये नहीं है कि आपने अपनी मर्जी के 4 लोग लगाए हुए, आप उनको तो हटा नहीं रहे, लेकिन वो जो तजर्बे कर रहे हैं, कभी इसको रख लो और उसको निकाल दो, उसको रख लो उसको निकाल दो, ये चीजें नहीं चलती। ये या तो फिर आप जैसे आपने वहाब रियाज को कैरी किया था आते ही, और आपने अपने जब आप सीएम थे, वजीर आला पंजाब थे निगरान, तब से आपने कैरी किया, और फिर आप क्रिकेट बोर्ड में भी उसको ले आए। जब उसकी आपने परफॉर्मेंस देखी वर्ल्ड कप के अंदर, फिर आपने उसको ड्रॉप किया। अब फिर एक और लड़ाई शुरू हो गई है उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, उनकी, वहाब रियाज की और फखर की, और उसामा मीर को डाल लेते हैं बीच में। अब जो वहाब रियाज की लड़ाई हुई उसामा मीर को लेकर वाला साहब को, अब मुझे बताएं कि ये वही वहाब रियाज है ना जिन्होंने उसामा मीर को निकलवाया था वर्ल्ड कप से। आपको शायद बैकग्राउंड पे चले जाएं, तो अब वहाब रियाज उसामा मीर की साइड क्यों ले रहे हैं? क्या खबरों की जीनत बनना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं कि मैं अभी जिंदा हूं और मैं वापस आ सकता हूं? टाइगर अभी जिंदा है, और मुझे लगता है कि वो वापस आ रहे हैं किसी अच्छी सीट के ऊपर आएंगे ही। ये बात आपने सही की है, कहीं ना कहीं मैं भी इस बात की तो मैं आपको खबर दे दूंगा जल्दी की किस सीट पे आ रहे हैं। मुझे भी वाला साहब की सीट खाली हो रही है, तो उसके लिए एक बंदा चाहिए उनको, एक साबिक क्रिकेटर। अब तो ट्रेनिंग भी कर ली है, अब तो वो भरपूर अंदाज से जो है वो एक बेहतरीन कैंडिडेट है। शायद वो ना है। खैर देखें, जो भी मतलब आ रहा है, अभी तो फिलहाल कोई चीज़ जो है वो क्लैरिफिकेशन के साथ मौजूद नहीं है, लेकिन ये है कि अभी अगर हम टेस्ट की बात करते हैं, इमरान अब्दुल्ला शफीक किस तरह से आउट हुए हैं? क्या ये वही गलती है जो हमेशा से दोहराते आ रहे हैं, और अगर वही है तो ये इसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला शफीक का जो फ्रंट फुट है वो उसको थोड़ा सा लेके लेजी हैं, और ये लास्ट मैच पे भी बात हुई थी, और इंग्लिश कमेंटेटर जो है एथरटन, उन्होंने भी बात की, नासिर हुसैन ने भी बात की, और फिर उन्होंने कंपैरिजन किया जो रूट का और उसका। देखिए अब्दुल्ला शफीक को जो गैप दे रहे हैं ना बैट और बॉल के दरमियान, ये कभी उसके दरमियान में से गैप दे देते, कभी उनके बल्ले के नीचे से बॉल निकल जाता है। ये 2 चीज़ों के ऊपर उन्हें काम करना पड़ेगा। देखिए लीज स्पिनर हैं,
स्पिनर का बॉल स्लो आता है, लेकिन वो फिर लेट हो गए आज, और फिर उन्होंने गैप बनाया अपने बल्ले और विकेटों के पैड्स के दरमियान, और बॉल नीचे से निकला और वो ऑफ स्टंप भी उड़ा। लास्ट मैच में जब वो बोल्ड हुए थे तो तब भी उनका ऑफ स्टंप भी उड़ा था, तब भी वो लेजी आए थे। देखिए आप अगर एज ए ओपनर खेलते हैं तो आपको लेजी, जो आपके अंदर आदत है ना लेजी आना बॉल के अंदर, डिफरेंस क्या है पाकिस्तानी बैटर्स के अंदर और जो हमारे बैटर्स के अंदर, कि हम बॉल पे बहुत हल्का आते हैं। आज शान मसूद को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत कैजुअल आउट हुए। लास्ट वो फास्ट बॉलर से ऑन साइड पे आउट हुए थे, तो इस दफा वो स्पिनर से ऑन साइड पे सेम पोजीशन पर कैच आउट हुए। सो आपको ये लगता है कि इंग्लैंड जो थिंक टैंक है वो आपको मार्क करता है, मार्क करने के बाद फिर आपको बॉलिंग करते हैं, और वो अपने प्लान के ऊपर आके बॉलिंग करते हैं। ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि पिच कैसा है, स्पिनर से आउट होगा या फास्ट बॉलर से आउट होगा। उन्होंने अपने प्लान पर काम किया और शान मसूद को आउट कर लिया। हाँ, अब कामरान गुलाम और साइम अयूब की तरफ आते हैं। इनकी स्ट्रेटजी अगर मैंने बैटिंग करते हुए देखा तो ये अब रन्स कर रहे हैं। अगर आप उनके बॉल्स देखें, असल टेस्ट क्रिकेट का हुस्न भी यही है कि आप टाइम लें और पिच के ऊपर रहकर खेलें। आप मुंह उठा के शॉट्स ही मार सकते हैं। हाँ, ये है कि स्ट्राइक रोटेट करते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आपके ऑपोजिट कौन है? इंग्लैंड है ना। तो सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है सिंगल्स। आप बड़े शॉट्स नहीं मारने जाएं, आप गैप तलाश करने क्यों जा रहे हैं? मैं जो रूट की डबल सेंचुरी की बात करती हूँ ना, तो वो बहुत साउंड थी, बहुत अच्छी उनकी डबल सेंचुरी थी एज कम्पेयर टू हैरी ब्रूक। ही वॉज टू फास्ट, मतलब उसका एक अपना अंदाज है, एक अपना उसका स्टाइल है जिसको कंटिन्यू करते हुए उसने ट्रिपल सेंचुरी की। खैर कहते हुए भी अफसोस हो रहा है कि हमारे खिलाफ इतनी सेंचुरीज जो है वो बैठे बिठाए हो गई हैं। देखिए एज ए बैटर तो वो खेले ना, अच्छा खेला। हमें तो एज ए प्लेयर उनकी तारीफ करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। मैं तारीफ करती भी हूँ, लेकिन फिर एहसास होता है कि मतलब हम भी तो कर सकते हैं। खैर ये है कि जिस तरह से उनकी सेंचुरी के ऊपर 3 आउट हो गए हैं जी, साइम अयूब आउट हो चुके हैं, और अभी कामरान गुलाम 74 पर खेला। स्ट्रेटजी बताने वाले थे, अभी तो हम स्ट्राइक रोटेट करने की बात करने लगे थे। तो बस फिर जब हम वो स्ट्राइक रोटेट हो गया ना, कहीं ना कहीं जो है वो काम करनी स्ट्रेटजी। यानी एक चीज जो है ना वो क्लियर हो गई है मुझे। मैं बहुत अरसे से एक चीज मिस कर रही हूँ, बहुत फोकस करने के बाद शायद मुझे बहुत फोकस करना पड़ा है। व्यूअर्स को, स्पेक्टेटर्स को तो पहले दिन से मालूम है कि पाकिस्तान कहाँ पर गलती कर रहा है। हमें क्यों कॉन्फिडेंस नहीं रहा अपनी शॉट्स के ऊपर? हमारा कोई भी ऐसा बैट्समैन इस वक्त है जो जारहाना अंदाज में बैटिंग करे? देखिए अभी आपको जारहाना अंदाज चाहिए भी नहीं है। नहीं, अभी की बात नहीं मैं कर रही, मैं तो किसी भी फॉर्मेट में, अगर आप देख लें, आप T20 में देख लें, आप ODI में देख लें, आप टेस्ट में देख लें, बिल्कुल चैंपियंस कप में आप देख लें। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बात काफी हद तक दुरुस्त है कि आपको अटैकिंग कोई ऐसा बैटर दिखाई नहीं देता। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि कॉन्फिडेंस नहीं है प्लेयर्स के अंदर बड़े शॉट्स खेलने का और तेज शॉट्स खेलने का। तो उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि इतने कोचेस लगा रखे हैं हमने, मेंटल कोच, फिजिकल कोच, खाने पीने का कोच, पता नहीं कौन कौन से कोच, लेकिन परफॉर्मेंस जो है वो हमारी जीरो है। अच्छा, आपको अभी ये चीज़ें अगर मैं बताऊं, एक प्लान बता देता हूं, शायद मेरी बात कहीं पहुंच जाए। जितनी मुझे क्रिकेट की अकल है, मैं आपके हमसाया हमारा जो मुल्क है भारत, उससे फॉर्मेट उठा लेते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना होगा, 50-50 प्लेयर्स के पूल बनाने पड़ेंगे आपको, और ये प्लेयर आपको 3-3 साल की स्ट्रेटेजी के ऊपर बनाने पड़ेंगे। और उसके साथ जो आप कोच लगाएंगे वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर लगाएं, जैसे राहुल द्रविड़ नीचे काम करता है। आप वो 50 प्लेयर का पूल तैयार करें 3 साल तक, फिर उसे उठाकर नेशनल टीम में लेके जाएं अगर आपने स्ट्रेटजी अपना नया सेटअप तैयार करना है तो। और कोच खुदा के वास्ते गोरा ना लेके आए, वो जो नीचे साबिक क्रिकेटर लगाएंगे ना उसे उठा के ले जाए साथ उसी पूल के ऊपर। जैसे राहुल द्रविड़ ने पहले अंडर 19 में वो लड़के तैयार किए 3-4 साल, उसके बाद वो हेड कोच लग गया, और वो जो ऊपर वाला हेड कोच था वो रिप्लेस होकर नीचे आया। अब क्या हुआ, राहुल द्रविड़ ने अपनी टीम को कामयाबियां दिलाई। आपके सामने इंडिया की टीम कहाँ खड़ी हो गई है, राहुल द्रविड़ वापस आए, गौतम गंभीर ऊपर चले गए। अब गौतम उस पूल को उठा के ऊपर खेलेंगे जो वहां पर सेट हो गया आके। राहुल दोबारा वापस चले गए हैं नीचे, और वहीं पर कोचिंग करेंगे और वहीं से प्लेयर तैयार करके ऊपर लेके आएंगे। स्ट्राइक तो वहां पर रोटेट हो रही है। तो पाकिस्तान वो चेंज करते हैं यहाँ पर। यहाँ क्या करते हैं, एक गोरा आया जी 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे, ये चला गया, ये हमें पसंद नहीं है, लड़के इसके साथ कंफर्टेबल नहीं है, ये लड़कों के साथ कंफर्टेबल नहीं है, चेंज कर दो। अब आपने जो 2 गोरे रखे हैं, गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी, आपने उनको सिलेक्शन कमेटी से निकाल दिया है। आपके नॉलेज में है ये बात? सिलेक्शन कमेटी से निकालने मतलब वो कैप्टन और कोचेस का नहीं है कोई। पिछले प्रोग्राम में मैं यही बात कर रहा था कि उनका कोई काम नहीं है सिलेक्शन कमेटी के अंदर, उनको टीम दे। देखिए अभी आपके कैप्टन का तो होता है ना, उन्होंने तो कैप्टन को भी मना कर दिया। देखिए आपकी जो सिलेक्शन कमेटी है ना, जो एज पर रूल है, को मेरा ख्याल है कैप्टन का भी हम रोल लेके आते हैं। वो भी पॉलिटिक्स की वजह से वो जिद करता है, फिर मैं बाबर आजम का नाम ले लूंगा या
2-3 ना लीजिएगा, पहले ही बहुत देखिए कप्तान का कोई रोल नहीं है। हाँ कप्तान हो, साबिक क्रिकेटर जो कप्तान रहे पाकिस्तान के इमरान खान जैसा, तब हम कहेंगे ठीक है जी, इस तरह का आपके पास कप्तान है तो ले आए। अब ये जो सिलेक्टर्स आए इन्होंने एक टीम बना के दी, इन्होंने अपना थिंक टैंक जो चलाया, तीनों ने इकट्ठे बैठ उनका एक ही तरीका है गोरों को दबाने का, आप स्पिनर खिला दें 4। अब 4, 5, 6, 7 स्पिनर खेल गए। अभी आज के मैच में देख लें, अब तक 40 ओवर कर चुके हैं स्पिनर, और फास्ट बॉलर ने बाकी ओवर किए। अगर मेरे ख्याल 60 ओवर हुए हैं तो आधे से कहीं ज्यादा स्पिनर्स ओवर किए। अगर आपकी जब बॉलिंग आएगी पाकिस्तान की, तो हमारे मेरा ख्याल एक साइड से आमिर जमाल बॉलिंग करेंगे, दूसरी साइड से स्पिनर अटैक करेगा। लेकिन इंग्लैंड की तरफ से स्पिनर ने अटैक नहीं किया, शायद फास्ट बॉलर ने अटैक किया था। सो स्ट्रेटेजी पाकिस्तान की यही है कि किसी ना किसी तरीके से इंग्लैंड को फंसा लें, और ये वही हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे जब हमने मुल्तान इंग्लैंड को आउट किया था मुल्तान के अंदर, और हमारे पास यासिर शाह थे, उन्होंने आउट किए थे। सो लगता है कि मुझे इस दफ़ा भी स्पिनर जो आपको खुशी देने में कामयाब हो जाए, और ये मैच 4 दिन के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये मैच नहीं चलेगा। क्योंकि तीसरा दिन जो होगा वो बैट्समैन के लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चौथा तो मैं कहता हूँ शायद इस तरह का पिच बन जाए कि दुनिया का कोई भी लेजेंड बैट्समैन लें, आप किसी का भी नाम ले लें, आप तो जो रूट की बात करिए, मैं कहता हूँ दुनिया को कोई भी बैट्समैन ले लें, वो इस पिच पे नहीं खेल सकता। देखिए ये सूरत हाल जो है ना, काफ़ी हद तक हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं टिल द 4th इनिंग्स, क्योंकि मौसम भी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर कभी बारिश हो जाती है या ऐसा कुछ हो जाता है तो हालात बदल सकते हैं, जज्बात बदल सकते हैं। स्पेशली आपको क्या लगता है पाकिस्तान मैच जीतेगा या ड्रॉ करेगा? पाकिस्तान में लास्ट मैच में आप लास्ट प्रोग्राम में बड़ा बता रही थी कि आपको पाकिस्तान से कुछ उम्मीदें नहीं है। हाँ। इसमें है उम्मीदें? पता नहीं, मुझे मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में तो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन शायद सेकंड टेस्ट मैच में कुछ बेहतर परफॉर्म करेगा। ये प्रोग्राम में हमें बात की थी कि पहला टेस्ट मैच गोरों को समझ नहीं आएगी, लेकिन गोरों को पहले टेस्ट मैच में समझ आ गई। हमारा मुल्क है, हमें पहले टेस्ट मैच के बाद समझ आई है कि नहीं भाई 3 स्पिनर खिलाने हैं। अब 3 स्पिनर खिला के भी अगर नहीं जीते तो फिर प्रोग्राम के पहले वाली बात कि भाई फिर तो बस मतलब क्या ही कह सकते हैं। तो वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि शायद इस टेस्ट मैच में, क्योंकि नए प्लेयर्स हैं, पोटेंशियल है, और डेफिनेटली उनके पास एक अच्छा मौका है कि वो जान लगा देंगे खेलने के लिए, क्योंकि उनको खेलना है और उनके पास ये एक बहुत बड़ा चांस है एक तरीका है जगह बनाने का। अटैकिंग क्रिकेट, अगर आपने बात कर रहे थे ना कि पिछले मैच में जो रूट स्कोर कैसे कर गया, 250, 300, लेकिन वो बहुत साउंड था। हैरी ब्रुक की अगर मैं बात करूं, वजह थी ना, हमने अटैकिंग फील्ड ही नहीं रखी थी। हमारे फील्डर्स कहाँ थे? एक कवर से बाहर खड़ा था, एक फाइन लेग से बाहर खड़ा था, मिड ऑन मिड ऑफ भी थोड़े पीछे पीछे खड़े थे। तो जब आप स्पिनर्स लगाते हैं ना अपने, तो फिर आपको फील्डर ऊपर रखने पड़ते हैं। अब अगर आप देखिए पहले ही दूसरे चौथे ओवर के अंदर जब स्पिनर आए हैं, तो मेरे ख्याल 5-6 फील्डर बैट्समैन के बहुत क्लोज खड़े थे। यही वजह होती है जो बैट्समैन को प्रेशर में लाती है। आई थिंक सो कि जैसे ही उन्होंने कामरान गुलाम ने 2 बड़े शॉट्स मारे और साइम अयूब ने मारे, तो फील्डिंग खुल गई थी। अगर इंग्लैंड ने आते ही अटैक किया तो आपके स्पिनर भी प्रेशर में आ सकते हैं, वरना ये मैच मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा कर सकता है। अगर पाकिस्तान 300 साढ़े 300 करेगा तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलात होंगी। अगर पाकिस्तानी 200 250 के अंदर आउट हो गया तो मुझे नहीं लगता कि फिर आप 300 साढ़े 300 इंग्लैंड ने 600 मार देना हमें आगे से। नहीं, ये पिच जो है ना, ये वो 600 वाली पिच नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। नहीं, ये पिच 600 वाली है। इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल ऑनेस्टली। चले मैं आपको, इंग्लैंड इज ऑलवेज एन अनप्रेडिक्टेबल मैं आपको प्रेडिक्ट करके जा रहा हूँ कि इस पिच के अंदर इंग्लैंड 600 नहीं करेगा, और पाकिस्तान का 350 रन बहुत ज्यादा रन होंगे। पाकिस्तान के लिए विनिंग मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन बन जाएगा। 350 रन हम कर लेते हैं तो मैं 350 कह रहा हूँ। ये ना अगर पाकिस्तान टीम के अभी 3 आउट हो गए 160 के ऊपर, और पूरी टीम जो है वो 250 के ऊपर बस्ते लपेट के घर जा रही हो, तो फिर अगर इंग्लैंड 100 की लीड ले लेगा ना, तो आपसे 100 की लीड भी नहीं उतरनी। अच्छा वैसे चले, मैं नो कमेंट्स, क्योंकि जो टीम 650 स्कोर करके भी अगर हार जाती है तो फिर उसके बारे में क्या? 850 किया था इंग्लैंड ने। नहीं मतलब पाकिस्तान ने तो खैर 556 किए थे ना, तो इस दफा तो नहीं होंगे ना 556। वो देखें, अभी सारे कह रहे थे मोटरवे है, जीटी रोड है। अब ये मोटरवे जीटी रोड नहीं है, ये नारोवाल का कच्चा रोड है। अच्छा। टूटा फूटा रोड है, ये सोच लें। अब गाड़ी ने कैसे पहुंचना है नारोवाल तक, वो आपको पिच बता रही है कि 3
चलें लेट्स सी क्या सिचुएशन होती है। बाबर आजम की आज बर्थडे भी है, तो मैं तो उनको विश कर रही हूँ हैप्पी बर्थडे टू बाबर आजम, और बहुत सारी उनके लिए दुआएं। आई विश के जो उनकी कवर ड्राइव थी वो सलामत रहे और वो उसके ऊपर और काम करें और बेहतर अंदाज में अपनी बैटिंग को बेहतर बनाकर आगे कम बैक करें। आप क्या कहना मेरी तरफ से भी हैप्पी बर्थडे। लेकिन एक और बंदे ने भी उनको नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, जो हमेशा से ही शाहीन शाह अफरीदी ने भी उनके लिए ख़ास पैगाम भेजा है। शाहीन की तो एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई थी ना, वो अपने बेटे को भी कह रहे थे कि लेकिन उन्होंने आज बाबर को भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है इस जंग के अंदर, जो कि ग्रुपिंग जंग चल रही है, उसके बावजूद उन्होंने मुबारकबाद दी है। लेकिन हमने कल देखा, एक चीज़ शायद मैं मिस कर रहा था, कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का वुमेन्स का मैच था जिसमें पाकिस्तान को अच्छी खासी मेरा ख्याल है बड़ी अच्छी खासी तो एक तरफ है, पाकिस्तान की वजह से इंडिया भी क्वालिफाई नहीं किया। लेकिन आपने वही मैं बात करने था, आपने देखा कल पहली दफा हुआ कि इंडियन कौम जो है वो पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रही थी। और मैं कह रही थी भाई किससे उम्मीदें लगाए बैठे हो, हमें तो अपनी सक्सेस की इस वक्त उम्मीद नहीं है। लेकिन एक खबर आई है मेरे पास मोहम्मद वसीम की तरफ से कि मोहम्मद वसीम साहब ने जो पाकिस्तानी बैटर्स थी उनको प्रेशराइज करके अंदर भेजा था कि कोई लड़की भी डॉट बॉल नहीं खेलेगी, आपने 10 ओवर के अंदर 110 रन बनाने हैं। अच्छा, वो मतलब वो सोच रहे थे कि ये इंडिया और बांग्लादेश का मैच है तो वहां पर वो फास्टेस्ट पावर प्ले हो जाएगा। और उन्होंने कहा कोई लड़की 2 डॉट करेगी ना तो मैंने उसको वापस बुला लेना। ये मैं लिटरली उन्होंने कहा 2 डॉट किए रिटायर्ड हट करवा के बाहर बुला लूंगा। इतना उन्हें मेंटली प्रेशर करके भेजा कि अंदर जाके वो चलाई जा रही है, वो चलाएं भी बेचारी क्या करें। अब वो मैं किस बैट्समैन का, विराट कोहली लूँ, रोहित शर्मा का लूँ कि उस तरह के बैटर्स हैं क्या वो जिनसे आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अंदर जाते चला दो। वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाए सेमीफाइनल के लिए। ऐसे क्वालिफाई होगा मतलब पाकिस्तान ने 10 ओवर में अगर 110 डॉट बॉल्स भी जो है वो खेल का हिस्सा होती है ना। पाकिस्तान अगर 10 ओवर में 110 कर लेता ना तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता। ये थी नहीं, लेकिन बात ये है कि ऐसे तो नहीं होता ना, डॉट बॉल्स भी आपकी स्ट्रेटजी का एक हिस्सा होता है। लेकिन कल सही कीड़े निकाले इंडियंस जितने भी बैठे हुए थे एनालिस्ट। देखिए मैं ऑनेस्टली एक बात करूंगी कि इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने उस पोटेंशियल के साथ क्रिकेट नहीं खेली है जिस पोटेंशियल के साथ वो खेल सकती थी। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान से उम्मीद लगाना तो बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे आप एक बंद दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि वहां से कभी तो आवाज आ जाएगी, कभी तो वो खुल जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम वुमेन क्रिकेट टीम भी कहीं ना कहीं बहुत नज़ली का शिकार है और पाकिस्तान की मेन क्रिकेट टीम के अंदर इतने मसाइल पैदा हैं, तो मतलब वो तो एक उम्मीद लगाना ही। मैं कहता हूं कि शायद इस वर्ल्ड कप के अंदर जान चुके थे, पहले ही समझ चुके थे कि ये मतलब हम क्वालीफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए मोहम्मद वसीम का वुमेन टीम के साथ कोचिंग का कोई ताल्लुक नहीं है, उनका कोई हक भी नहीं बनता कि वुमेन टीम के साथ एज ए हेड कोच काम करें। वैसे आप कोच बन सकते हैं, आपने तो कोचिंग की भी हुई है। देखिए मैं कोच बन सकता हूँ, लेकिन मैं तो चेयरमैन भी बन सकता हूँ। बना दे मुझे चेयरमैन, यही कॉन्फिडेंस चाहिए जिंदगी में। देखिए मुझे बनाया 3 साल के लिए चेयरमैन, पाकिस्तान को एक बड़ा इवेंट जितवा दूंगा। ये वही मैं तो चैलेंज करता हूँ, मैं तो चैलेंज करता हूँ दे, और फिर वही होगा ना, बड़ी बातें नहीं करते हैं, एक दिन का सीएम वाला हिसाब हो जाएगा, फंस जाएंगे। बड़ी बातें नहीं करते हैं। देखिए मेरी बात, मैं समझती हूँ आपकी जज्बात बहुत बुलंद है क्रिकेट को लेकर। अगर देखिए सीरियस नोट बताऊं, अगर वुमेन टीम को आपने बेहतर करना है, आप समझते हैं कि वुमेन टीम बेहतर हो, तो आपको जो वुमेन टीम के साथ निचले लेवल पर कोचिंग कर रहे हैं लोग, उनको ऊपर लेके आना चाहिए, जो कि लड़कियों की साइकी को समझते हैं, उनकी स्ट्रेंथ को लड़कियों की साइकी को कोई भी नहीं समझ सकता। नहीं, क्रिकेट की साइकी को समझते हैं। एक लड़की अगर किसी कॉलेज से ट्रेन होकर पाकिस्तान टीम के लिए आ रही है, तो इट मींस कि अगर किसी बंदे ने 5-6 प्लेयर्स दिए पाकिस्तान टीम को, तो उसको भी एक दफा को बैटिंग कोच लगा लो, असिस्टेंट कोच लगा लो, ना हेड कोच लगाओ। आप नहीं समझते कि आप, अब देखिए पाकिस्तान की वुमेन टीम का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने हेड कोच लगना है तो आपने लेवल 1 किया हो। अब लेवल 1 और लेवल 3 तक के कोच आपके पास वुमेन टीम के साथ काम कर रहे हैं नीचे, आप उसको नहीं लगा रहे। आपने मोहम्मद वसीम को लगा दिया जिन्होंने लेवल 1 किया हुआ, और उससे अच्छे लेवल के कोच नीचे बैठे हुए। तो बड़े नामों से कोचिंग नहीं होती, बड़े जोश और जज्बे और पैशन के साथ होती है। अगर आप ऐसे लोगों को ऊपर लेके आएंगे तो आपकी वुमेन टीम ऊपर आएगी, वरना पैसे तो जितने मर्जी लगा दें। मैं ऑनेस्टली बड़ी तकलीफ के साथ ये बात कर रही हूँ कि जितने भी हम बड़े बड़े नाम ले आए, बड़े बड़े लोग ले आए, तजर्बाकार लोग ले आए, मोहम्मद वसीम साहब आ जाएं या वसीम अकरम साहब आ जाएं, जब तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ख्वाह वो वुमेन क्रिकेट टीम है, ख्वाह वो मेन क्रिकेट टीम है, जब तक ये इस बात को नहीं समझ लेंगे ना कि हमने एज ए टीम किस तरह से खेलना है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है खुद के ऊपर, तब तक नहीं कुछ हो सकता। प्रोग्राम में भी वक्त कम है, मैं आज आपको एक और चीज बता दूं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ठीक करनी है ना, तो आपको पाकिस्तान के क्रिकेट रीजन्स को आज़ाद करना होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, अगर वो लोग सुन रहे हैं, तो आज पाकिस्तान के क्रिकेट रीजन्स को आज़ाद कर दें, अपनी मुदाखलत बंद कर दें। पाकिस्तान के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट का
डायरेक्टर होता है या जो सीनियर मैनेजर होता है वो क्या करता है, लाहौर की टीम के अंदर भी मुदाखलत करता है, वो फैसलाबाद की टीम के अंदर मुदाखलत करता है, वो पेशावर की टीम के अंदर मुदाखलत करता है, इवन कराची में यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर है कराची, वहां भी वो कहता है यार फलां लड़का रख लो, फलां निकाल दो। अच्छा देखिए, ये सिफारशी कल्चर बेसिकली नहीं, ये सिफारशी कल्चर नहीं है, थोड़ा समझा रहा हूँ, टेक्निकली समझाता हूँ। सिफारशी कल्चर कुछ और होता है। जब आप रीजन्स को कहेंगे ना कि ये आपको साल का हमने दिया 2 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, अब आपने हमें प्लेयर देने हैं पाकिस्तान के लिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप फलां प्लेयर खिलाएं, फलां, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें प्लेयर चाहिए। माजी में क्या होता था, माजी में यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मेट था कि रीजन्स अपने क्लबों का टूर्नामेंट कराते थे और खुद टीम बना के देते थे कि ये हमारी टीम है, ये हमने वहीं से प्लेयर्स निकले। लेकिन अब क्या होता है, अब पीसीबी अपना सिलेक्टर भेजता है रीजन्स के अंदर कि आप जाके सिलेक्ट करो। जब पीसीबी से लोग आएंगे तो पीसीबी से फिर डंडा भी आएगा, पीसीबी से लोग सिफारिश भी लेकर आएंगे कि जनाब आपने ये लोग खिलाना। भी आपका फाइनल होने लगा वनडे कप का, SNGPL के सारे प्लेयर, कामरान गुलाम जो है वो SNGPL से खेलते हैं, साम अयूब SNGPL से खेलते हैं, ये सारे लोग अब आ गए नेशनल ड्यूटी के ऊपर। अब इनकी सीट जो खाली हुई है पीछे SNGPL की जो फाइनल खेलेगी, उसके अंदर जिन प्लेयरों को आना चाहिए था, जो 20 प्लेयर अनाउंस हुए थे, उन्हीं में से रिप्लेसमेंट आनी चाहिए थे ना। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया है कि 2 मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों से 2 लड़के उठाए हैं जो कि SNGPL के एम्प्लॉय भी नहीं है, और उनको फिट कर दिया SNGPL के अंदर कि वो SNGPL की तरफ से खेलेंगे। तो खुदा के वास्ते मैं मिसबाह उल हक नियाजी साहब आपको, खुरम नियाजी साहब आपको और आपके साथ जो टीम है उनको समझाना चाहूँगा, और ख़ासतौर पर अज़हर अली साहब, पूरा SNGPL को पाकिस्तान क्रिकेट ना बना दें। पाकिस्तान में और भी डिपार्टमेंट हैं, और भी रीजन्स हैं, वहाँ से भी लड़के आने दें और उनको खेलने दें। अगर आप यही 2 नंबरी और बेईमानियाँ करते रहेंगे ना, कि लोगों के साथ ज्यादती करते रहेंगे, तो पाकिस्तान की क्रिकेट का हाल आपके सामने दिखाई दे रहा है कि आज वो आखिरी सांसें ले रही है। और अगर ये हाल हुआ ना तो शायद एक दिन हॉकी से भी बुरा हाल हो जाएगा और आप ढूंढते रहेंगे, आपको क्रिकेटर्स नहीं मिलेंगे। और अब एक और चीज़ है इमरान, इसी के साथ मैं ऐड करना चाहूँगी कि हमें अपना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के साथ साथ हमें डोमेस्टिक क्रिकेट का जो मेयार है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि किसी प्लेयर्स की डोमेस्टिक में अगर 15 विकेट्स हैं चंद मैचेस में, अगर उसकी इतनी ज़्यादा विकेट्स हैं तो वो आगे जाकर इंटरनेशनली भी विकेट्स ले पाएगा। उसकी उन विकेट्स का या किसी बैट्समैन के बनाए हुए रन्स का बाकायदा तौर पर मुआयना ज़रूरी है कि आखिर ये विकेट्स किस तरह से ली गई। एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी वेरी गुड पॉइंट। आज आप मुझे हैरानगी हुई, बड़ी गहरी बात कर दी आज आपने। असल में जो असल मसला है ना मेरे भी यही है, नीचे आपके पास जो रीजन्स के अंदर पूल बनता है ना, फ़र्ज़ करें पाकिस्तान के अंदर फ़र्ज़ कर लें 10-12 रीजन्स हैं, अब 10-12 रीजन्स के अंदर सिफारशी लड़के खेल रहे हैं। हाँ। 60% तो सिफारशी लड़के होते हैं। अब 60% सिफारशी लड़के आपस में खेलेंगे तो सिफारशियों में से ही सिफारशी ऊपर आएंगे ना, कोई 100 आउट करके आ जाएगा। मिसाल दे रहा हूँ, किसी ने 2000 रन कर लिए, लेकिन जब वो सिफारशी लड़के ऊपर आएंगे तो जब वो कंपीट करेंगे इंग्लैंड के साथ, हाँ। तो इंग्लैंड के स्ट्रक्चर के अंदर सिफारशी लड़के नहीं आए हुए, ऑन मेरिट नीचे से खेल के आए हुए हैं, हाँ। तो फिर आपके वो मम्मी डैडी बर्गर्स को नीचे गिराएंगे और ऊपर चढ़ के धमाल डालेंगे। जब वो धमाल डालेंगे तो आप कहेंगे यार छड़ दो, बेचारे तो सांस निकल जाएगा, जो पिछले मैच में हुआ। हाँ। अगर जान नहीं छूटती ना 850 पे वो प्लेयर बाहर ना बुलाता तो 1000 रन से ज्यादा ऊपर होते हैं, बिल्कुल तो रिकॉर्ड बन जाता। तो यही कहता हूँ कि रीजन्स के अंदर तगड़ी टीमें बनाएं, ताकि जब इंग्लैंड के पास या साउथ अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ खेलने आएंगे ना तो आपके पास अच्छे प्लेयर आएंगे। और माजरत के साथ ये छोड़ दें 7-7 स्पिनर खिलाना। आप मुझे बताएं, आज आपने 7 स्पिनर खिला लिए हैं, हाँ। आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, आप इंग्लैंड जाएंगे, तो वहां वो इतने बड़े घास वाली विकेट बनाएंगे और अपने 5 फास्ट बॉलर लगाएंगे और आपके जो बैट्समैन है ना उनको बाउंसर मार मार के उड़ा देना उन्होंने। तो फिर आप स्पिनर को कहें कर जाके गेंद, फिर ये 7 स्पिनर खिलाएंगे वहां पे? नहीं। क्रिकेट को बीच में अगर ऐड कर लेते, क्रिकेट के अंदर आपको एक म्यार रखना पड़ेगा। जीत के लिए नेगेटिविटी पर नहीं जाना चाहिए। मैं इस इकदाम को नेगेटिव इकदाम कहूंगा। पाकिस्तान को 7 स्पिनर नहीं खिलाने चाहिए थे। अच्छी पिच बनाते, 2 फास्ट बॉलर खिलाते, 2 स्पिनर खिलाते, 1 ऑलराउंडर आमिर जमाल के साथ जाते, हार जीत होती रहती है। आप हार से डरी जा रहे हैं। आपने बहुत नेगेटिव मैसेज दिया पूरी दुनिया को कि सिर्फ जीत के लिए आपने ये स्ट्रेटजी बनाई है। चले देख लेते हैं ना जीत होती है या नहीं होती है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी जब जाएंगे ना तो मैं देखूंगा वहां भी क्या 5 स्पिनर के साथ जाएंगे। नहीं वहां पे फिर तो पता नहीं अब क्या। तो जो आप रेस्ट करवा रहे हैं ना, और ऑस्ट्रेलिया के अलावा सारे वापस आ जाएंगे। बाबर भी वापस आएंगे, नसीम भी वापस आएंगे, शाहीन भी वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। तो फिर पहले रेस्ट करवा लेते हैं आप।
चलें जी, इमरान बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज अभी फ़िलहाल तो मैच जारी है और देखना ये है कि पाकिस्तान कितना स्कोर बना पाता है, कितनी विकेट्स बचा पाता है और कितनी देर तक क्रीज ऑक्यूपाई कर पाता है, क्योंकि इससे पहले जिस किस्म की हार हुई है उसके बाद आज तो सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। तो आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। आई विल जॉइन यू कुछ ही घंटों के बाद मैं आपको दोबारा ज्वाइन करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।